जन्नत के पत्ते, तहरीर निमरा अहमद, किस्त नंबर 1। लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चहका रही थी। वो थोड़ी के हाथले हथेली रख के दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के मिट्टी पैर पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े थे। उसकी आंखें भी तेजी थी, स्याह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसे चक था। और फिर बुलाई का बन गया था, सफेद साफ और चिकना सा। वो उसमें मगन अंदाज में स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए टच पैड पर उंगलियां फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफा खुला तो उसकी मुतहरक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में जरा तफक्कर उभरा और फिर बेचैनी उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफे के लोड होने के इंतजार करते हुए उसे मुस्तरब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाईं तरफ से फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड में सफा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लटें फिसल कर फिर चेहरे के सामने आ गई। जैसे जैसे वो पड़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गई, लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे इसको खुद को यकीन दिलाने में। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में जो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके जहन ने यकीन कर लिया, यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठा। उसका फोन साइड टेबल पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज ने जरा अरताश पैदा किया। उसने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ डल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शोखी से चिपकी। कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ से उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हा भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। उसने आदतन अपनी बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिल और बाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, कैस करो, मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकाल कर हेड बेड ग्राउंड से टेक लगा कर कहा। फिर उसने टेक लगा कर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाजों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यही तक है। अब कान खोल कर सुनो। तुम वो आर्म्ड यूज एक्सचेंज प्रोग्राम, यूएस प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा? यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी जोर से चीखी के मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा। अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा जहां 15 मिनट पहले की सिलेक्शन में आई है। तुम भी फौरन चेक किया था? तुम्हें भी मेल आई होगी, वो अप्लाई करो। तुमने भी फोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ा कर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने नासमझी को नेट पर देखा है। साइंस जुबानजी को नेट पर देखा है। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इख्तिसार पर वो फिर से बोली थी। बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज को इस बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सबांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। इधर सर डांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्कर करने की बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं रहती। इस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे बारी बढ़ते गिरे हुए थे।
पिछले जालियां खुली हुई थी, शायद उसका वहम था। वो सर झटक कर फोन की तरफ मुतवज्जो हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अब्बू ताया फरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाए हुए नीम दराज होकर बताने लगी, परमिशन का तो कोई मसला नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाजत ना देते, मगर तुर्की में सबीन पुप्पो रहती हैं तो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफी में सर लाया। कल नहीं, दावर बाई की मेहंदी कल है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं, सारे कजन्स बहुत हैं, खानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम एक्साइटेड जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात बोलने के बाद उसने फोन तकिए पर उछाल दिया, फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लॉन्ज उससे फोन कर क्रॉस अहमाल वाला बराम जाने के लिए खामोशी में डुबोया हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। नंगे पांव चलते लॉन्ज से किचन में आई। स्याह कमीज और खुले ट्राउजर में उसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जला दी। सारी बत्तियां जल गईं। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाजा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकने से बाल फिसल कर सामने आ गए। हया ने नरमी से उनको पीछे बनाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रैक से गिलास उठाया और पानी गिलास में डालने लगी। तभी उसकी निगाह काउंटर पर रखी सफेद चीज पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी, बोतल वहीं रखकर आगे आई। वो सफेद अध खुले गुलाबों का बुके था, साथ एक सफेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदे उसको सूंघा। दिलफ्रेब ताजगी बड़ी महक उसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताजा थे, जैसे लिए अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उसके पते वाली जगह पर हया सलमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं था, बस कोरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर 1 रोज कबल की तारीख लिखी हुई थी। उसको तो कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे। ये क्या मामला था? उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। उसमें एक मोटा कागज था। उसने 2 उंगलियां डालकर कागज बाहर निकाला। सफेद कागज बिल्कुल साफ था, ना कोई लकीर न डिजाइन, बस उसके वस्त में 2 लफ्ज लिखे हुए थे, वेलकम टू सुबानसी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत मुझे को कि मैं जा रही हूँ, पर इंता न जाने वाले एक मुअल्लिम के मैं अभी जा रही हूँ। खत पर तो 1 रोज कबल की तारीख लिखी हुई है, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को 1 दिन पहले कैसे पता चल गया? अगर ज़ारा को इसने खुद न बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसकी हरकत है। ये खत सबांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उस पर लोकल कोरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये? वो पानी का ग्लास वही स्लेब पर रखकर बुके उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने लॉक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाजा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने अध खुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हम क्या था, मुझे आ गई। अप्लाई ने हमने इकट्ठे अप्लाई किया था, मुझे आ गई है ना, एक साथ ही है, तो तुम्हें भी आ जाएगी। फिक्र नगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी उसमें भी मेरा नाम नहीं है, और मेरा सिर्फ तुम्हारा है हमारे डिपार्टमेंट में से। और एनवायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खतीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, कैसे वाकई अफसोस हुआ था। उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर प्रशासत लाते हुए बोली, हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दावर बाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई।
हैं, शायद काम वाली उठा कर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे, तुम चलोगी साथ? उसने गाड़ी पर कोनी लगाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर था, हम रंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, दिया ने बैठ कर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा उससे उसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्काफ तक है, ऐसे वैसे नहीं है। वो बुकार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाये में था। दोनों घर के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन उससे जब भी इरम को पिक करना होता तो वो उसके गेट पर हार्न किया करती थी। अब भी जोर से हार्न दिया तो चंद लम्हों में इरम भाग कर बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज, ट्राउजर और हम रंग दुपट्टा सीने पर फैलाए, चेहरे पर कासनी स्कार्फ ले गए। वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो अय्या, हेलो ज़ारा, वो चेखती हुई कह रही कर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। अय्या के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम, तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। उसने रुख मोड़कर उसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तभी। और हाँ, अय्या बता रही थी कि आप लोग का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर इसी में कोई न किया था। अब्बा बेहतरी होगी, तुमने इजाजत देते तब ना। उसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नजरों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मजीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है, और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीन रखने नहीं दी। अय्या की भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा जरा भी सुलेमान चचा जैसे नहीं है। इरम तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। उसने खौफ छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियां लेनी है, मगर पूरी आस्तीन के ब्लाउज के साथ चूड़ियां अच्छी कहाँ लगेंगी? वो मुंह बसौरे फिर से शुरू होने लगी तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियां ढूंढने लग गई और वो दोनों मेट्रो आ गई। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है वो दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील उसकी नजर में जची थी। ये वाला में सेल्स मैन ने जूता निकालकर उसके सामने किया। वो जमीन पर पहुंचों के बल बैठ गया था और वो दोनों काउच पर बैठी थी। पहना दूं मैं? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुराकर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उसे यूं पकड़ा रखा था कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी उसके हाथ से मस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। उसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर दिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम उसकी तरफ पर बढ़ाई तो जाने देखा कि ऊपर पानी 5 का सिक्का रखा हुआ है और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ रखा था जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो लाजमी पकड़ेगी और ये सामने पड़े सदके के बॉक्स में डाल दो। मुबे न्याजी से शाह पर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेख्तियार कहकहा लगाया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी। हया दिल कर रहा था उसकी शक्ल पर शॉप में पड़े सारे जूते मार दूं। पता नहीं हमारी जहनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। वो मुतफक्कर सा नाक स्कोरती गुस्से से सीढ़ियां उतर रही थी जब करीब ही से आवाज आई।
اتنا بند سنور کے باہر مت نکلا کرو دیبی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی، ناگواری بڑی نگاہ اس پر گند اچھال کر ڈال کر اوپر زینے پر چڑھ گئی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا شوق ہوتا ہے، زارا اس کو کہنے سے تھامے چھوئے وہاں سے لے آئی، تب ہی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا۔ اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی۔